कहानी की शुरुआत में हमें एक सुनसान जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, क्योंकि शहर में ख़तरनाक एलियनों ने कब्ज़ा कर लिया है और सारे इंसानों को मार दिया है। इन जानवरों को नज़र तो नहीं आता, लेकिन इनके अंदर सुनने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। किसी ने ज़रा सी भी आवाज़ की तो ये लोग तुरंत ही वहाँ पहुँचकर उसे मार देते हैं। इसी वजह से दुनिया में बहुत ही कम लोग बचे हैं। दुनिया के तमाम इंसानों को इन जानवरों ने मार दिया है। इंसान इन जानवरों को इतनी आसानी से मार नहीं सकते, क्योंकि इनकी ऊपर की स्किन बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, जिसकी वजह से कोई भी हथियार इनकी स्किन पर काम नहीं करता। इसीलिए इंसान इनसे बचकर तो रह सकते हैं, लेकिन इन्हें मार नहीं सकते। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो एक स्टोर में कुछ सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं। उसका नाम एवलिन, हस्बैंड का नाम ली होता है। फिर इनकी बड़ी बेटी को दिखाया जाता है जो ना कुछ सुन सकती है और ना बोल सकती है। उसका नाम रेगन होता है और इनके 2 बच्चे भी होते हैं। एक बेटे का नाम मार्कस और दूसरे का बियो होता है। ये फैमिली न्यूयॉर्क के ऊपर के हिस्से में एक जंगल के बीचों बीच अपने अलग थलग खेत में रहते हैं। ये फैमिली अभी तक उन जानवरों से इसलिए बची हुई है क्योंकि इन्होंने बहुत सी तदाबीर इख्तियार कर रखी हैं। जैसे कि जब ये लोग बाहर जाते हैं तो इनके रास्ते में सारी रेत बिछी होती है ताकि ये रेत पर चलते हुए जाएं, क्योंकि वो जानवर देख तो नहीं सकता लेकिन सब आवाज़ें सुन सकता है और रेत पर चलने की वजह से इनके कदम उठाने की आवाज़ उसको नहीं आएगी। ये लोग कुछ ज़रूरत का सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं तो वहाँ पर बियो को एक खिलौना मिल जाता है। वो उस खिलौने को उठाने के लिए ऊपर की तरफ जाता है और वो उसके हाथ लगते ही वो नीचे गिर जाता है कि तभी रेगन यहाँ पर पहुँच के उस खिलौने को गिरने से बचा लेती है और इस तरह रेगन यहाँ पर सबकी जान बचा लेती है। इसके बाद एवलिन ली को बताती है कि अब उन्हें निकलना चाहिए क्योंकि कुछ ही देर में शाम होने वाली है। जब ये यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं तो ली बियो के हाथ में उसी खिलौने को देखता है, जिसे देख वो उसे उस टॉयज़ को वापस मांगता है और उसकी बैटरी को निकालकर उसे टेबल पर रख देता है। इस बात से बियो बहुत ही नाराज़ हो जाता है, लेकिन फिर छुपके से रेगन उस टॉय को उसे वापस कर देती है और इन सब के बाहर जाने के बाद बियो उसकी बैटरी भी उठा लेता है। अब जब ये घर के लिए जा रहे होते हैं, जब ये लोग पुल तक पहुंचते हैं तो बियो उस खिलौने को स्टार्ट कर देता है, जिससे उस खिलौने में से आवाज़ आने लगती है। वही जानवर जंगलों में से भागते हुए बियो के करीब आ रहा होता है। इससे पहले के लिए अपने बेटे को बचा पाए, वो क्रिएचर बियो को मार देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पर ली अपने घर पर होता है और वो उस क्रिएचर से बचने के बहाने तलाश कर रहा होता है। उसने उस क्रिएचर के बारे में पेपरों पर बहुत कुछ लिखा होता है, जैसे कि उसने लिखा होता है कि उस क्रिएचर को कुछ नज़र नहीं आता, वो किसी भी साउंड पर इफ़ेक्ट करता है और उसकी स्किन एक आर्मर की तरह काम करती है जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है। साथ ही हम देखते हैं कि ली ने 3 क्रिएचरों को अपने एरिया में डिटेक्ट किया हुआ है। इसके बाद एवलिन को दिखाया जाता है जो कि प्रेग्नेंट है। वो अपने आने वाले बच्चे को महफूज रखने के लिए वो एक लकड़ी के बॉक्स में ऑक्सीजन पाइप को डाल रही होती है, ताकि उसका बच्चा जब रोए तो उसकी आवाज़ बॉक्स से बाहर ना आ पाए, क्योंकि वो क्रिएचर साउंड पर इफ़ेक्ट करता है। इसके बाद ये फैमिली खाना खा रही होती है, लेकिन उससे पहले ये लोग दुआ मांग रहे होते हैं। खाने के बाद रेगन और मार्कस खेल खेल रहे होते हैं। वो गलती से मार्कस का हाथ लगने से लैंप नीचे गिर जाता है और वहाँ पर आग पकड़ लेती है। साथ ही लैंप के गिरने पर एक साउंड क्रिएट होता है, जिसके बाद ली सबको चुप रहने के लिए इशारा करता है। कुछ देर बाद उस क्रिएचर की आवाज़ आने लगती है और ये सब अपने मुंह पर हाथ रख लेते हैं ताकि किसी भी किस्म का साउंड ना ही क्रिएट हो। जिसके बाद वो क्रिएचर यहाँ से चला जाता है। बाद में हमें 2 चूहों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक चूहे की आवाज़ करने पर वो क्रिएचर उसे मार देता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है पूरी दुनिया में जितने भी शहर हैं उनका आपस में कांटेक्ट ख़त्म हो गया है, लेकिन ली फिर भी हेल्पलाइन पे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहा होता। बाद में ली रेगन के लिए एक एम्पलीफायर बना रहा होता है, क्योंकि उसकी बेटी सुन नहीं सकती। सुबह होती है और ली बाहर रेत डाल रहा होता है। फिर एवलिन को दिखाया जाता है जो घर के अंदर होती है। उसकी डिलीवरी डेट भी इसी महीने आने वाली होती है। फिर ली अपने बेटे मार्कस को कुछ सर्वाइवल स्किल्स सिखाने के लिए लेके जाना चाह रहा होता है, लेकिन मार्कस बाहर नहीं जाना चाहता क्योंकि उस क्रिएचर का डर उसके दिमाग में बैठा होता है। लेकिन एवलिन उसे ये श्योर कराती है कि उसके फादर उसे कुछ भी नहीं होने देंगे। जिसके बाद वो दोनों बाहर चले जाते हैं
वहीं रेगन मायूस होती है क्योंकि ली उसे अपने साथ नहीं ले जा रहा होता। ली जाने से पहले उसे एम्पलीफायर दे देता है। फिर रेगन गुस्से में आकर उस हेयरिंग एम्पलीफायर को दीवार पर मार देती है जो ली ने खुद अपने हाथों से बनाया होता है। फिर वो उस एम्पलीफायर को उठा लेती है और फिर उसे टेस्ट करने लगती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि ये एम्पलीफायर उसके पिता ने बना दिया है और ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। जिसके बाद वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे वो पहनते ही उसे बाहर की सब आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं। साथ है उसी बियो की याद आ रही होती है और आज भी उसे यही लगता है कि बियो की मौत की ज़िम्मेदार वही है क्योंकि उसी ने आखिर में उसे वो टॉय वापस किया था। जिसके बाद रेगन उसी जगह के लिए निकल जाती है जहाँ पर बियो की मौत हुई थी और वो बियो की कब्र पर पहुँच जाती है और बहुत रोने लगती है। वहीं पर ली मार्कस को एक नदी किनारे पर ले जाता है और मछली पकड़ने की हुनर सिखा रहा होता है, लेकिन मार्कस बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है और फिर ली उसे बताता है कि पानी के बहाव की वजह से वो क्रिएचर अभी हमारी आवाज़ नहीं सुन सकता। लेकिन मार्कस अभी भी बहुत ही बुरी तरह डरा हुआ है। फिर ली उसे एक झरने के पास ले जाता है और ज़ोर से चिल्लाने लगता है और वो उसे बताता है कि देखो अभी वो क्रिएचर हमारी आवाज़ नहीं सुन सकता क्योंकि पानी की आवाज़ उनकी आवाज़ से ज़्यादा तेज़ है। यहाँ पर मार्कस ली को बताता है बियो की मौत की जिम्मेदार रियो को मानते हैं, जिस पर ली उसे बताता है कि जो भी बियो के साथ हुआ था उसमें किसी का भी कोई कसूर नहीं है। लेकिन मार्कस उसे बताता है कि रेगन आज भी बियो की मौत की जिम्मेदार खुद को मानती है। जब ये दोनों वापस घर के लिए आ रहे होते हैं कि बीच रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिख जाता है जिसकी वाइफ को उसी क्रिएचर ने बुरी तरह मार दिया है। ये उस बूढ़े आदमी को चुप रहने का इशारा करता है, लेकिन अपने गम में डूबा वो बूढ़ा आदमी ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, जिससे ली मार्कस को गोद में उठाते हुए पेड़ के पीछे छुप जाता है। वहीं वो क्रिएचर यहाँ पर पहुंचकर उस बूढ़े आदमी को मार देता है। मार्कस अब काफ़ी बुरी तरह डर गया था। दूसरी तरफ एवलिन सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है और अचानक ही उसके पैर में कील चुभ जाती है, जिससे उसके हाथ से बियो का फ़ोटो एल्बम नीचे गिर के टूट जाता है। एल्बम के टूटने के बाद ही यहाँ पर एक साउंड क्रिएट हो जाता है और अब एवलिन को अच्छी तरह पता है कि वो क्रिएचर यहाँ पर आ जाएगा। एवलिन बेसमेंट में आकर रेड लाइट को ऑन कर देती है जो कि ख़तरे की निशान होती है। इसी के बाद वो एलियन घर में आ चुका होता है। एवलिन किसी तरह अपने आप को बचाने के लिए एक जगह पर छुप जाती है। वो बुरी तरह ज़ख्मी हो गई है, फिर भी वो कोई आवाज़ नहीं करती क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने ज़रा सी भी आवाज़ निकाली फिर वो क्रिएचर उसे मार देगा। वहीं ली घर के बाहर रेड लाइटों को जलते हुए देख लेता है, जिससे उसे पता लग जाता है कि एवलिन कोई मुश्किल में है। जिसके बाद वो दोनों तेज़ी से भागते हुए घर की तरफ आते हैं। इन बाहर से ही वो उस क्रिएचर को देख लेते हैं, इसीलिए मार्कस को वो कुछ स्काई रॉकेट और पटाखे देता है ताकि मार्कस वो पटाखे जलाए और उस क्रिएचर का ध्यान भटक जाए, जिसके बाद ली एवलिन की जान बचा लेगा। मार्कस ऐसा ही करता है और पटाखों की आवाज़ सुन वो क्रिएचर पटाखों की तरफ भागता है, जिसके बाद ली घर के अंदर दाखिल हो जाता है। ली देखता है बाथटब में खून गिरा हुआ है। उसे लगता है एवलिन को उस क्रिएचर ने मार दिया है। उसी वक्त एवलिन बाथटब के पीछे से बाहर आ जाती है और इसी दौरान एवलिन अपने नए बेबी को जन्म दे चुकी है। यहाँ पे शोर ना हो इसीलिए ली अपने बेसमेंट में चला जाता है ताकि वो अपने बच्चे को उस लकड़ी के बॉक्स में रख दे जो कि एवलिन ने उसके लिए बनाया था। उसी वक्त वो छोटा बच्चा रोना शुरू कर देता है, जिससे वो क्रिएचर यहाँ पर आ जाता है। ली अब अपने बच्चे के मुंह पे ऑक्सीजन मास्क पहना देता है और उसे उस बॉक्स में बंद कर देता है, जिसके बाद उसकी आवाज़ आना बंद हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मार्कस घर की ओर बढ़ रहा होता है। उसी वक्त मार्कस को ऐसा लगता है कि वो क्रिएचर उसके आसपास ही कहीं है। मार्कस उससे डरकर खेतों में भागने लगता है, फिर वो ज़मीन पर गिर जाता है और उसके हाथ से टॉर्च छूट जाती है। इन खेतों में रेगन को टॉर्च की रोशनी दिखती है। इससे पहले रेगन उस टॉर्च तक पहुँचे तभी उसके पीछे से वो क्रिएचर आ जाता है। वो क्रिएचर रेगन को मारे तभी रेगन के हेयरिंग एम्पलीफायर से फ्रीक्वेंसी साउंड आना शुरू हो जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो जो हेयरिंग फ्रीक्वेंसी साउंड होती है वो उस क्रिएचर के बर्दाश्त से बाहर होती है, इसीलिए वो क्रिएचर रेगन को मारे बिना वहाँ से चला जाता है। के बाद रेगन उस टॉर्च को वहाँ से उठा रही होती है कि अचानक ही मार्कस उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और एक टावर की छत पर चढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ली और एवलिन को अपने बच्चों की फ़िक्र होने लगती है।
ली उसे बताता है कि उसके बच्चे बिल्कुल महफूज होंगे क्योंकि उन्हें पता है उन्हें क्या करना है। एवलिन ली को कहती है कि वो उससे प्रॉमिस करे कि वो उन्हें कुछ नहीं होने देगा, जिसके बाद ली अपने बच्चों को ढूंढने निकल जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि बेसमेंट में एक टूटे पाइप से पानी गिर रहा है, लेकिन ली का ध्यान उस पर नहीं जाता। ली सीसीटीवी कैमरा की मदद से अपने बच्चों को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखते। तो फिर वो उन्हें बाहर खेत में ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहीं मार्कस और रेगन उस टावर के टॉप पर आग जलाकर बैठे होते हैं ताकि उस आग को देखकर ली वहां पर पहुंच जाए, लेकिन फिर उनके पास आग जलाने के लिए मिट्टी का तेल ख़त्म हो जाता है। फिर रेगन मार्कस को बताती है कि अब उन्हें वहां से निकलना चाहिए। मार्कस उसे कहता है कि अभी उन दोनों को वहीं रुकना चाहिए, उसके फादर उन दोनों को लेने ज़रूर आएंगे। दूसरी तरफ एवलिन नींद से जागती है तो देखती है कि पूरे बेसमेंट में पानी भरा हुआ है और वो क्रिएचर उसके बिल्कुल सामने होता है। एवलिन बहुत ही बुरी तरह डर जाती है। वो अपने बच्चे को गोद में उठाकर पानी गिरने वाली जगह पर चली आती है। वहीं मार्कस का पैर उस टावर के निचले हिस्से पर पड़ जाता है, जिससे मार्कस उस टावर के अंदर रेत में गिर जाता है। मार्कस को बचाने के लिए रेगन उस गोदाम में कूद जाती है। वो मार्कस को ऊपर तो खींच लेती है, लेकिन वो नीचे चली जाती है। फिर अचानक मार्कस उसका हाथ पकड़कर उसको ऊपर खींचता है। तभी ली, जो अपने बच्चों को ढूंढ रहा है, उसे वहाँ पर वो क्रिएचर दिख जाता है जो कि उसी टावर की तरफ जा रहा है, जिससे ली को ये पता चलता है कि उसके बच्चे वहीं पर होंगे। लेकिन ली के वहाँ पहुँचने से पहले वो क्रिएचर वहाँ पहुँच जाता है और अब उस टावर के अंदर वो क्रिएचर इन दोनों पर अटैक कर रहा होता है। इतनी ही देर में रेगन का हियरिंग एम्पलीफायर वापस से साउंड करता है और वो क्रिएचर उसे बर्दाश्त किए बगैर वहाँ से भाग जाता है। बाद में ली भी वहाँ पहुँच जाता है। ली अपने बच्चों को गले लगाता है। घर के अंदर से एवलिन भी ये सब कुछ सीसीटीवी फुटेज में देख रही होती है। जहाँ पर खेत में ली और उसके बच्चे होते हैं, वहाँ पर हलचल होना शुरू हो जाती है। ली को पता लग जाता है कि वो क्रिएचर उनके आसपास ही मौजूद है, इसीलिए ली अपने दोनों बच्चों को एक गाड़ी में बिठा देता है और ख़ुद बाहर ही रुक जाता है। तभी वो क्रिएचर ली के बिल्कुल ऊपर होता है और वो उसके ऊपर वार कर देता है। उसके अटैक करने से ली बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हो जाता है। ये देखकर मार्कस बहुत ज़्यादा ज़ोर से चीखने लगता है। इसके बाद वो क्रिएचर अब इनके बच्चों की तरफ आने लगता है। वो ख़तरनाक क्रिएचर अब इनकी गाड़ी की छत पर चढ़ जाता है, लेकिन वो क्रिएचर इससे पहले इन दोनों को मारे ली दोबारा से खड़ा हो जाता है। वहीं रेगन अपने कान से हेयरिंग एम्पलीफायर निकाल देती है क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी साउंड उसके बर्दाश्त के बाहर होता है। वहीं ली अपने बच्चों को बचाने के लिए खड़ा होता है और वो रेगन को इशारों से बताता है कि वो उन दोनों को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो उन दोनों को बचा लेगा। जिसके बाद ली बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, जिससे वो क्रिएचर उन दोनों को छोड़कर ली की तरफ आ जाता है और ली को अटैक करके मार देता है। और ये सब देखकर रेगन बहुत ही बुरी तरह डर जाती है क्योंकि उसे अब तक लगता था कि ली उससे प्यार नहीं करता, लेकिन अब रेगन को काफ़ी पछतावा होता है। वहीं सीसीटीवी कैमराज में एवलिन भी ये सब कुछ देख लेती है। कस और रेगन अपनी माँ के पास पहुँच जाते हैं और वो इसे गले लगाती है और वो उन दोनों को बेसमेंट के अंदर ले आती है, जहाँ मार्कस अपने नए छोटे भाई को देखता है। वहीं रेगन बहुत ज़्यादा रोने लगती है कि अचानक ही यहाँ पर लाइट ब्लिंक होना शुरू हो जाती है। जिसके बाद एवलिन एक शॉटगन को हाथ में पकड़ती है। वो क्रिएचर बिल्कुल उनके सामने आ जाता है और वो क्रिएचर इन दोनों को सुनने की कोशिश करता है। वहीं रेगन की नज़र उस चार्ट पर जाती है जो ली ने तैयार किया होता है। उस चार्ट में उन क्रिएचरों से बचने से लेकर उनको मारने तक का सब कुछ लिखा होता है। तभी रेगन अपने कान से उस हेयरिंग एम्पलीफायर को निकालती है। वो सोचती है कि जब भी वो हेयरिंग एम्पलीफायर के करीब आता है तो उसके अंदर से एक फ्रीक्वेंसी साउंड निकलता है, जिसकी वजह से वो उन दोनों की बर्दाश्त से बाहर होता है। उसे यही ध्यान आता है कि वो पहले भी 2 बार इस हेयरिंग एम्पलीफायर की वजह से उस क्रिएचर से बच चुकी है। फिर रेगन उस हेयरिंग एम्पलीफायर को ऑन कर देती है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो जाता है। रेगन को भी उस फ्रीक्वेंसी साउंड को बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा होता है। वहीं हम देखते हैं कि वो क्रिएचर भी दर्द के मारे तड़प रहा होता है। बहुत ज़्यादा साउंड आने की वजह से वो क्रिएचर एकदम से नीचे गिर जाता है। फिर से एक और बार वो क्रिएचर फ़ौरन से खड़ा होकर और उन पर हमला करने वाला होता है कि अचानक ही एवलिन सामने आके उसे शॉटगन से फायर कर देती है, जिसके बाद वो क्रिएचर वहीं पर मारा जाता है।
दरअसल इसकी बाहर की जो स्किन होती है उस पर कोई हथियार काम नहीं करता, लेकिन जैसे ही वो कुछ सुनने के लिए अपनी बाहर की स्किन को खोलता है तो अंदर की सेंसिटिव स्किन जिससे वो सुनने की कोशिश करता है, अगर वहाँ पर कोई भी चीज़ या किसी भी हथियार से अटैक किया जाए इस क्रिएचर को बआसानी मारा जा सकता है। अब यहाँ एवलिन और रेगन को ये पता लग जाता है कि ये उसका वीकनेस पॉइंट है। अगर उसकी बाहर की स्किन पर कुछ काम नहीं करता तो वो सुनने के लिए जैसे ही अपनी स्किन को खोलेगा तो वहाँ पर कोई भी हथियार से हमला किया जाए तो वो मर जाएगा। उस क्रिएचर को मारने के बाद एवलिन को वहाँ कुछ आहट सुनाई देती है। जैसे ही वो सीसीटीवी फुटेज की तरफ देखती है तो कैमरे में 2 और क्रिएचर उनके घर की तरफ आते हुए उनको दिखते हैं। लेकिन एवलिन अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती है क्योंकि इन्हें उस क्रिएचर को मारने का रास्ता मिल चुका है। यहाँ रेगन उस एम्पलीफायर को एक स्पीकर के साथ कनेक्ट कर देती है ताकि उसमें से वो फ्रीक्वेंसी साउंड बाहर आ सके, और फिर एवलिन भी शॉटगन को तैयार कर लेती है। और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये मूवी की एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। इसी के साथ इस मूवी को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।